एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर के खींचातान के बारे में, कि वर्तमान में ये खींचातान चल रहा है या पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचातान बड़े पैमाने पे होती रही है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में योगी सरकार ने अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका दिया है। दरअसल योगी सरकार ने अपने राज्य में 2.5 करोड़ स्मार्ट स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की का टेंडर जारी किया था, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपया लागत आनी थी। इसको लेकर टेंडर जारी किया था। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने इसी के तहत 70 लाख मीटर लगाने के लिए भी टेंडर आया था। तो करीब 5400 करोड़ रुपया का यह टेंडर अडानी ग्रुप ने डाला था। इसी टेंडर को रद्द कर दिया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में नई नई बातें तैरना शुरू हो गई। अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द होना, वो भी योगी सरकार में सनसनीखेज न्यूज़ तो बनता ही है। तो कहा जाता है कि योगी सरकार के विद्युत विभाग ने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो है वो राशि जो है वो 6,000 तय की थी, और अडानी ग्रुप ने 10,000 रुपया यानी 4,000 अधिक का टेंडर भरा था। 40% अधिक दर होने के कारण इस टेंडर को रद्द करने का कारण बताया गया। इतनी बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप, जो देश के 2 नंबर के कभी उद्योगपति रहे हैं, क्या उन्होंने जानबूझकर 4,000 रुपये ज़्यादा टेंडर भरा, या 4,000 ज़्यादा टेंडर देके उसकी वर्तमान की भरपाई करने के अंदर खाने की कोशिश थी? ये सब राजनीतिक कयास जारी है। बहरहाल योगी सरकार ने जोर का झटका धीरे से अडानी ग्रुप को दिया है। आर्थिक चोट सबसे ज़्यादा चोट है, क्योंकि हिडन वर्क को लेकर जिस हिसाब से उनका भूत और प्रेत जिस हिसाब से अडानी का पीछा कर रहा है, अडानी ग्रुप इसका इलाज ढूंढते ढूंढते ढूंढ नहीं पाए हैं, और लगातार उनका शेयर का गिरावट जारी है। कभी 2 नंबर के उद्योगपति आज 29वें नंबर से ऊपर के पौधार में पहुंच गए हैं। आप यहाँ जानना चाहते हैं कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान के बारे में बातचीत किया, तो फिर ये अडानी कहाँ से आ गए? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान की राजनीति गौतम अडानी के इर्द गिर्द घूमते 90 डिग्री घूम रही है, क्योंकि गौतम अडानी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो है गौतम अडानी से प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो क्या ये जो अडानी का जो ग्रुप के जो टेंडर जो 5400 करोड़ रुपया, कोई मामूली रकम नहीं है। 2,500 करोड़ रुपया का 25,000 करोड़ रुपया का ये पूरी टेंडर थी। इसको डिस्कॉम जो है वो उसको काम को आगे कर रही है, लेकिन उस पर भी तलवार लटकी बताई जा रही है। तो क्या ये इत्तेफाक है कि योगी सरकार ने अडानी ग्रुप का टेंडर को रद्द कर दिया, कि इसके पीछे भी कुछ कहानी है? राजनीतिक हैसियत के रूप में देखा जाए तो अभी योगी की उतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है जो अडानी ग्रुप्स के टेंडर को रद्द कर दे।
कोई तो है जो इस टेंडर को रद्द करवाने के लिए इड़ी चोटी लगाए होगा, तब जाकर यह टेंडर हो। राजनीति के गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की लड़ाई का खमियाजा गौतम अडानी ग्रुप को मिला है? राजनीतिक कयास बहुत सारे हैं, शक करने वालों को इस पर बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से कुछ दिन पहले गौतम अडानी की मुलाकात हुई। टेंडर का रद्द होना अडानी का 5400 करोड़ रुपए का, ये बात कुछ हजम नहीं हो रहे। वो भी कौन? योगी सरकार, बुलडोजर बाबा की सरकार। तो क्या 2 नंबर की लड़ाई अभी है? भारतीय जनता पार्टी के कैडरों का कहना है, वो जोर शोर से गली चौराहे और नुक्कड़ों में कहते हैं मोदी के बाद योगी। लेकिन क्या सचमुच मोदी जी के बाद योगी? अभी तो नरेंद्र मोदी जी देश के सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, इससे किसी को इनकार कहाँ है। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में 2 नंबर के नेताओं पर चर्चा शुरू होती है। लेकिन वर्तमान प्रदेश में देखा जाए तो अमित शाह जी, जो देश के वर्तमान गृह मंत्री है, वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी रणनीति और राजनीतिक और हर तरह के प्रबंधन और राजनीति में चुनावी प्रक्रिया का हर प्रबंधन और जीत का मैनेजमेंट, सारा कुछ अमित शाह जी देखते हैं। उनके इशारे के बिना भारतीय जनता पार्टी में कोई नीति नहीं बनती। सारी रणनीति कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत से राज्यों के बारे में राजदार भी अमित शाह जी हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो आवाज उठाते हैं कि योगी के मोदी जी के बाद योगी? निश्चित तौर पर ये खींचातान की लड़ाई है। तो क्या अडानी ग्रुप का जो टेंडर जो रद्द हो गया है यूपी में, जोर का झटका जो धीरे से दिए हैं योगी जी ने अडानी ग्रुप को, क्या इसके पीछे भी नंबर 2 की कोई लड़ाई है? क्या ये लड़ाई वर्तमान में ही चल रही है कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई चलते रही? हम आपको अतीत की तरफ ले चलते हैं। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में बातचीत हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि इसका निर्माण कब हुआ और उससे पहले। तो मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले चलता हूँ। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गई थी। जनता पार्टी में बिखराव और टूट के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई और सन 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा आम चुनाव लड़ी और सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर चल रही थी। उस समय में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। एक सीट हमनकोड़ा आंध्र प्रदेश से और दूसरा गुजरात के मेहसाना से। आंध्र प्रदेश में चंदू पाटिया रेड्डी ने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी। ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है कि सहानुभूति लहर, इंदिरा गांधी के सहानुभूति लहर में भी पीवी नरसिम्हा राव चुनाव हार गए थे और मेहसाना से ए.के. पटेल जी चुनाव जीते। उन्होंने बाद में भी उस सीट पर लगातार कब्जा किया, कई चुनाव हुए, उन्होंने जीत दर्ज की। 2 सीटों से चलने वाली लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी आज 303 में सशक्त पार्टी के रूप में उभरने में सबसे पहला स्थान लाल कृष्ण आडवाणी का था। भारतीय जनता पार्टी की बात हो और लाल कृष्ण आडवाणी की बात नहीं हो, अटल जी की बात नहीं हो, मुरली मनोहर जोशी जी की बात ना हो, तो बात अधूरी मानी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बात कही जाती थी कि भाजपा का तीन धरोहर अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर, ये तीनों धरोहर थी, जिसको पार्टी ने स्लोगन के रूप में भी दिया था। अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है। अटल जी राजनीति के सौम्य राजनीति, सॉफ्ट राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड गृह मंत्री के रूप में, हार्ड डिसीजन लेने वाला, हार्ड का बात कहने वाले के रूप में जाना जाता था। ऐसे तो अंदर खाने से लाल कृष्ण आडवाणी जी का अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई राजनीतिक मतभेद उभर के भी आए हैं, कई बातें उस पर नजर भी आई है, इससे किसी को इनकार नहीं। अटल जी कई जगह पर चाहते थे कि आडवाणी जी इस तरह का हार्ड डिसीजन न ले, हार्ड बातें न कहें। और आडवाणी जी के अंदर की जो सोच थी कि हर बात पे अटल जी की तरह सौम्य चेहरा और सौम्य बात बोलने से पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी में सही दिशा और स्पष्ट नीति की बातें लोगों को मालूम होना चाहिए। आडवाणी जी अटल जी के बाद पीएम इन वेटिंग का चुनाव लड़े। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी गया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज बड़ी उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी राजनीति हाशिए में है। कहने को तो वो मार्गदर्शन मंडली में है, लेकिन आज राजनीति हाशिए में उसको कहा जाता है। मुरली मनोहर जोशी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि मुरली मनोहर जोशी किस राजनीति में है। काफ़ी उम्र है, चलने फिरने में तो असमर्थ है। तो जो तीनों धरोहर है, एक तो अटल जी चले गए, ये धरोहर ध्वस्त हो गए। ये धरोहर कहाँ गई? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने पुराने लीडरों के बारे में इसी तरह लोग राय बनाते हैं, यूज एंड थ्रो? याद कीजिए 25 सितंबर 1990, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाले थे। इसके पीछे जो कारण था, वीपी सिंह सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने से। इसीलिए आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली। यात्रा का मकसद था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर। 25 सितंबर को सोमनाथ मंदिर में पूजा के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ये रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या तक पहुंचनी थी। इस रथ यात्रा में कई लोग थे, मदन लाल खुराना और वैसे बहुत से दिग्गज लोग थे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ कि इसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस रथ यात्रा में शामिल थे। कहते हैं कि उस वक्त में इस रथ यात्रा के मैनेजमेंट और मीडिया से बात करने के लिए नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया। तो इस अधिकृत करने के पीछे जरूर पार्टी की कोई ना कोई अपनी रणनीति रही होगी। उस वक्त में नरेंद्र मोदी उतना फेमस नहीं थे। लोग आडवाणी जी को ही, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही बड़ा नेता समझते थे। बहरहाल 25 सितंबर 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई। कहते हैं कि प्रत्येक दिन 300 किलोमीटर की यात्रा की जाती थी और आडवाणी जी 5 से 6 जो है जनसभा को संबोधित भी करते थे और पूरी नारों से गूंजती थी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे उस वक्त में पार्टी के लिए एक बड़ा नारा हुआ करता था। और ये नारा गूंजता था। नारा ये भी गूंजता था, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी का राजनीति उदय की शुरुआत भी हो गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा को लेकर चल रहे थे, लेकिन वीपी सिंह सरकार अंदर खाने से नहीं चाहती थी कि ये रथ यात्रा पूरा हो। अंदर खाने से कही जाती है कि वीपी सिंह ने ही लालू यादव को इस बारे में अंदर से कुछ निर्देश दिए थे।
लालू यादव का उदय उस वक्त में हो चुका था और वो मुख्यमंत्री बिहार के बन गए थे। लेकिन जिस हिसाब से लालू की अभी ख्याति थी, उस वक्त में ख्याति लालू प्रसाद यादव की नहीं थी। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि बिहार के सासाराम में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये बातें मीडिया में लीक हो गई और इसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। फिर तय हुआ कि धनबाद जिले में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहते हैं कि धनबाद में भी उस वक्त के जो अधिकारी थे उसकी खींचातान थी और उसमें कुछ ये थी जिसके वजह से धनबाद में भी आडवाणी जी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, रथ यात्रा नहीं हुई। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी हाल में भी इस रथ यात्रा को रोकना चाहते थे। जब रथ यात्रा का पड़ाव समस्तीपुर में पहुंचा तो लालू यादव फुल प्लान के साथ काम कर चुके थे और लाल कृष्ण आडवाणी की अरेस्टिंग और रथ यात्रा को रोकने का पूरा व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी थी। कहते हैं कि रात में अचानक लालू यादव ने पत्रकार बनकर आडवाणी जी को फ़ोन किया। रात के 2 बजे आडवाणी जी सो रहे थे, उनके एक सहयोगी ने फ़ोन उठाया और लालू यादव ने पूरी जानकारी ली पत्रकार बन के कि उस वक्त में कौन कौन है। उन्होंने फ़ोन करने वाले ने बताया कि ज़्यादातर नेता जा चुके हैं और कौन लोग कम लोगों की संख्या में थे। लालू यादव इसी दाव पर था क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक बहुत बड़ा जत्था चलता था और प्रशासन को लगता था कि वो जत्था न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है और कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने रात 2 बजे लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा दिया और उसको मसानजोर में नज़रबंद किया गया। वो तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। जी हाँ, 23 अक्टूबर 1990 में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके उनकी रथ यात्रा रोक दी और लालू प्रसाद यादव का पूरे देश भर में एक डंका सा बजने लगा। लालू यादव उसके बाद लालू यादव के रूप में प्रचालित होने लगे। हमारा इश्यू अभी लालू प्रसाद यादव नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूंगा, उनके खींचतान के बारे में बातचीत करूंगा। वीपी सिंह की सरकार गिरफ्तारी के बाद जो है वो गिर गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर में गिरफ्तारी के बाद वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 7 नवंबर 1990 में विश्वास मत के दौरान वीपी सिंह सरकार गिर गई। इसके पीछे जो कारण था इसी रथ यात्रा को लेकर, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार 2 बैसाखियों में चल रही थी। एक बैसाखी थी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा बैसाखी था वामपंथियों की। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बैसाखी के गिर जाने से वीपी सिंह की सरकार चली गई और जो सरकार चली गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे देश में एक अलग सा क्रेज बनते चला गया। कुछ देर अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी रथ यात्रा में शामिल हुए, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन निश्चित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड डिसीजन लेने वाले में रहते थे और हमेशा बहुत से मुद्दे पर अटल जी से उनकी राजनीतिक मतभेद कई बातों पे उभर कर भी सामने आया है, इससे किसी को इनकार नहीं। तो अंदर खाने की लड़ाई बहुत पहले से थी। अटल जी और आडवाणी के रिश्ते भी कई राजनीतिक मतभेद के साथ चलता चला जा रहा था। मुरली मनोहर जोशी उस वक्त में रणनीतिकार हुआ करते थे। पाठ्यक्रमों में बदली से लेकर चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी भी मुरली मनोहर जोशी के जिम्मे हुआ करता था। निश्चित तौर पे वो तीनों धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर का अस्त हो चुका है, समझ लीजिए। अब नई परिपाटी शुरू हुई, नंबर 2 की लड़ाई। मैं मानता हूँ, मेरी अपनी सोच है, अब मैं अपना मानता हूँ कि निश्चित तौर पर मोदी जी के बाद अगर कोई किसी का स्थान होगा तो अमित शाह जी का ही होगा। कि जिस हिसाब से
अमित शाह जी पूरे देश में यात्रा करते हैं, हर नीति बनाते हैं, उनके पास कौशल प्रबंधन है, वो माइक्रो लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ते हैं। ये बात योगी के साथ में नहीं है। योगी जी देश के बड़े एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उससे बड़ी उनकी हैसियत नहीं है। चुनावी प्रचार में उनको बुलाया जाता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन एक बड़ा खेमा चाहता है कि मोदी जी के बाद योगी जी ही देश की गद्दी को संभाले, क्योंकि दोनों हार्ड डिसीजन का माने जाते हैं। पहले तो एक सॉफ्ट और एक हार्ड की व्यवस्थाएं लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, लेकिन आज दोनों हार्ड हैं। अगर हम अमित शाह की बात करें तो वो भी हार्ड है, प्रधानमंत्री भी हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं और योगी जी भी हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं। खींचतान के बीच में बहुत से खींचताने के बारे में राज्य स्तर पर भी लोगों को देखने को मिलता है। कई लोग के खींचतानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो गया। कई पार्टियों का एक दूसरे से नहीं पटना, ये अपने ही दल में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि राजनीति में हर कोई एमएलए, एमपी, मेयर और मंत्री और यहाँ तक प्रधानमंत्री के लालसा रखते हैं। राजनीति के चुनाव लड़ने वाला खासकर उसकी हमेशा अंदर की हिचकोले इस बात के लिए खाता है कि वो सर्वोच्च पद पर बैठ जाए। जाहिर सी बात है योगी भी यही चाहते होंगे, अमित शाह भी यही चाहते हैं। इस 2 सीटों से 303 सीटों पर आने की कहानी नरेंद्र मोदी का भी बहुत दिलचस्प है। गुजरात से निकलने वाले मुख्यमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री बनना भी इतना आसान नहीं था। जब उनका नाम का प्रस्ताव रखा गया उस वक्त में भी भारी विरोध था। सबसे पहले इसके लिए राजनाथ सिंह को साधा गया, क्योंकि राजनाथ सिंह उस वक्त में पार्टी के अध्यक्ष थे। सन 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। एकाएक पूरी प्लान के साथ नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान अपना समझाया राजनाथ सिंह को, जो वर्तमान के अध्यक्ष थे उस वक्त में। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे दूसरों को रास्ता को देखा और एक तरह से उनकी सहमति बनती चली गई। बहुत से लोग उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजनाथ सिंह के साथ में एक गुप्त समझौता हो गया था। हमें लगता है कि उस वक्त में समझौता में ही बात आई थी कि गृह मंत्री का पद आपको मिलेगा। राजनाथ सिंह को लगता था कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं छुएगा, उस वक्त में मैं दूसरे दलों को लेकर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये राजनीति के अंदर के कयास से शक करने वाले ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में भी अभी हैं। उन्होंने पूरे भारत में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में एक नई परिपाटी को गढ़ने का काम किया है। वैसे देखा जाए तो नितिन गडकरी को के साथ में भी उनकी कई राजनीतिक मतभेद जो है वो मीडिया के सामने भी और कहीं बकहीं नजर आते रहता है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ राजनाथ सिंह ही और गडकरी जी ही एक ऐसे नेता है जो उनके समकक्ष हैं। बाकी नकवी के सारे लोग मंत्रिमंडल से बाहर जा चुके हैं। मात्र 2 ही धीरे धीरे मोदी जी ने अपने समकक्ष जितनी भी लोग थे सबको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता राजनीतिक दृष्टिकोण से दिखा दिया। अभी सिर्फ राजनाथ सिंह और गडकरी जी ही 2 मात्र ऐसे हैं जो उनके समकक्ष के नेता हैं। कहते हैं कि सुषमा स्वराज से भी मोदी जी के कई मतभेद नजर आते थे। अब सुषमा स्वराज जी अब दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि जो है कई लोगों से मोदी जी का आंतरिक मतभेद सामने आए और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग भी राजनीति में उनके लिए कोई सरदर्द बने। हर राजनीति करने वाले की चाहत होती है कि उनका सरदर्द वो नेता नहीं बने। तो भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई अभी बाकी है और
ये लड़ाई अंदर तक चल रही है। निश्चित तौर पर हम देख कह सकते हैं कि वर्तमान में जो टेंडर रद्द हुआ है गौतम अडानी के, उसके पीछे भी एक राजनीतिक कुछ न कुछ हस्तक्षेप जरूर है, जिसके कारण वो है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि गौतम अडानी के सबसे पावरफुल नेता के साथ उनका मित्रता जग जाएगी। बात चलेगी तो बहुत दूर तक चलती चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता के पार्टी की जो कहानियां हैं अतीत के वर्तमान के बहुत लंबी है, एक एपिसोड में संभव नहीं है। संभव होगा तो मैं कभी अन्य एपिसोड के तहत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखें। नमस्कार।